गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कन्जेनिटियल हार्ट फेलियर, जिसको कन्जेनिटियल हार्ट डिजीज़ भी कहा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन और सिम्टम्स के बारे में, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कन्जेनिटियल हार्ट फेलियर क्या होता है? Congenital heart failure is a condition when heart fail to pump blood in sufficient quantity या quantity sufficient to fulfill the body requirement। मीन्स जितना बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है, जितना बॉडी को ब्लड की नीड होती है, उतना हमारा जो हार्ट है उतना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? कन्जेनिटियल हार्ट फेलियर। कन्जेनिटियल हार्ट फेलियर क्यों होता है? क्योंकि नैरो हार्ट आर्टरीज मीन्स कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है? एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसमें क्या हो जाती है, जो हार्ट की वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वो नैरो हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इनका डायमीटर डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाता। और आप कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो कि क्या बनाता है? मेक इट हार्ट वीक और स्टिफ टू फिल द पंप इफिकेसी। वो जो ब्लड की हार्ट की पंप की फिनोमिना है, या फिर ब्लड का जो फिनोमिना, उसको एक प्रकार से डिस्टर्बेंस करता है। क्योंकि जो अगर वेन्स हैं या आर्टरीज वो कंस्ट्रिक्ट होंगी तो टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंट उत्पन्न होगा। टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंट अगर उत्पन्न हुआ तो उससे क्या होगा? हमारा जो हार्ट रेट है या हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन काज करेगा। अगर वैसो कंट्रिक्शन या आर्टरियो कंट्रिक्शन होता है तो वो हाइपरटेंशन काज करता है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो गई होती हैं, वो आर्टरीज नैरो हो गई होती हैं। कोरोनरी आर्टरी मीन्स वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करें, उन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़ कहते हैं। तो कन्जेनिटियल हार्ट फेलियर कहाँ होता है? वो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनमें होता है, इसलिए इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी को हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर कन्जेनिटियल हार्ट डिजीज़ क्या होता है? इसके दो रीजन होते हैं। एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एक हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है? इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं फैटी एसिड का प्लग बन जाता है। इसमें एक फैटी एसिड का प्लग बन जाता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? एक प्रकार की डिजीज़ है जिसमें जो आर्टरीज़ हैं या वेसल्स हैं, इनमें फैटी एसिड का प्लग बन जाता है। फैटी एसिड का प्लग बन जाएगा तो वो उस जो वेसल्स है उसमें एक प्रकार से रुकावट काज करेगा, रिस्ट्रिक्शन काज करेगा। तो वो जो आर्टरीज में अगर रिस्ट्रिक्शन काज होगा तो उसको बोल देंगे क्लोगेटेड या क्लॉग्ड आर्टरीज, उसको बोला जाता है क्लॉग्ड आर्टरीज। क्लॉग्ड आर्टरीज। वहीं एक कंडीशन और होती है जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है? जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मीन्स उनका जो डायामीटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहता है। उस प्रेशर की वजह से क्या जनरेट हो जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या काज करता है? हाइपरटेंशन काज करता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड अब क्या होता है? कई टर्म हैं, एक होता है आफ्टर लोड, एक होता है प्री लोड। तो प्री लोड क्या होता है? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स जब
हार्ट डायलेट हो, यानी जब हार्ट रिलैक्स हो या डायलेट हो तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसके वेंट्रिकल में आया, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में आया इंड ऑफ डायलेशन। अगर हार्ट डायलेट हुआ तो उसके इंड पॉइंट पे कितना ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम को कहा जाता है प्रीलोड। और उसके बाद आता है ये आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन्स आफ्टर द वेंट्रिकुलर फिलिंग, अगर वेंट्रिकुलर जो हार्ट का चैम्बर है, वेंट्रिकुलर चैम्बर वो फिल हो गया, उसके बाद उसमें कंट्रैक्शन होता है, तो कंट्रैक्शन के बाद वो जो ब्लड है वो डिफरेंट आर्गन में इजेक्ट होता है। तो जब इजेक्ट होता है तो उसको एक प्रकार का फोर्स लगता है, इजेक्शन के लिए एक प्रकार से फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहा जाता है आफ्टर लोड। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड होगा उतना ज़्यादा आफ्टर लोड बढ़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा वेसल्स या आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जितना ज़्यादा जो आर्टरीज हैं या वेसल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, उनमें जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा उनमें का डायमीटर कम होगा, उतना ज़्यादा लंग्स को फोर्स करना होगा उस ड्रग को इजेक्ट करने के लिए। तो उस फोर्स को कहा जाता है आफ्टर लोड। उस फोर्स को कहा जाता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मीन्स, आफ्टर लोड क्या है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन्स पेरिफेरल जो आर्गन हैं उनके द्वारा उत्पन्न रेजिस्टेंस ही एक प्रकार से टोटल आफ्टर लोड कहलाता है। तो इन दोनों, एक क्लॉग्ड आर्टरीज और आफ्टर लोड, इन दोनों से क्या होता है? इन दोनों से क्या होता है? क्या जनरेट होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। इन दोनों से जनरेट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट होता है तो क्या करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के प्रकार से कम कर देता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द ब्लड पंप ईच बीट। एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हो रहा है, उस वॉल्यूम को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आफ्टर लोड के बढ़ जाने से क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा। आफ्टर लोड के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। मीन्स कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ब्लड पंप ईच मिनट, एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हुआ उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप किया, इसे क्या कहा जाता है? कार्डियक आउटपुट। तो क्या होता है? आफ्टर लोड की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट कम हुआ। अब कार्डियक आउटपुट को कौन डिटरमाइन करता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड होता है? एक हार्ट रेट पे प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये भी कई चीज़ों पे डिपेंड होता है। इस कई फैक्टर होते हैं जिस पे ये डिपेंड होता है। जैसे फर्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है उसका जो मायोकार्डियम है वो प्रॉपर अगर हेल्थी नहीं होगा, उसमें कुछ डिजीज होगी या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है मायोकार्डियम में, तो क्या होगा? हमारा हार्ट है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। वो फिनोमिना भी क्या करेगी? कार्डियक आउटपुट को डिसबैलेंस करेगी। वो उससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट सही से नहीं हो पाएगा। किससे? अगर हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हुआ। और दूसरा होता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड अगर जितना ज़्यादा वेसल्स या आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जितना ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? जो हार्ट हमारा कार्डियक आउटपुट है वो
उतना ज़्यादा डिसबैलेंस होगा, हम कह सकते हैं कम होगा। अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ या प्री लोड इंक्रीज हुआ तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो मीन्स हमें, अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को नहीं दे पा रहा। तो बॉडी क्या करेगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। वो सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बट हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर है, जो आर्टियल या वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी, प्रॉपर फिल नहीं हो पाएगा। उतने में वो पहले ही इजेक्ट कर देगा, उससे पहले ही वो जो ब्लड है पंप हो जाएगा। बिना फिलिंग हुए ही ब्लड बिना वेंट्रिकल में फिल हुए ही इजेक्ट हो जाएगा, जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को नहीं मिल पाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है, अगर कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो जो मायोकार्डियम है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, मायोकार्डियल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे। जो मायोकार्डियल है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे। किस लिए, क्योंकि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहता है हार्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए जो मायोकार्डियम है वो अपने में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करेगा। जैसे क्या, कौन से चेंज करेगा, एक प्रकार से दो प्रकार के चेंज उसमें होते हैं। पहला, जो मायोकार्डियम है वो डायलेट हो जाएगा। मायोकार्डियम है डायलेट होगा। तो डायलेट होने से क्या होगा, डायलेट होने से जो वेंट्रिकुलर स्पेस है वो तो बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा वेंट्रिकुलर स्पेस, बट वेंट्रिकुलर जो वाल्स हैं, जो वेंट्रिकुलर वाल वो वीक हो जाएंगी। अगर वेंट्रिकुलर वाल्स वीक हो गई तो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर वेंट्रिकुलर वाल वीक हुई तो प्रॉपर क्या नहीं होगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा। प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होगा तो सही से ब्लड इजेक्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। जो कार्डियोमायोपैथी उसका साइज, जो कार्डियोमायोपैथी की वाल्स है, कह सकते हैं जो वायो की जो लेयर होती, वाल्स होती, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो इनलार्ज हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा था, डायलेट हो रही थी तो जो वेंट्रिकुलर स्पेस है इसमें जो वाल थी वो थिन हो रही थी, वेंट्रिकुलर वाल थी, ये क्या हो रही थी, थिन हो रही थी। इसमें थिक हो रही है, जो वाल है ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसमें थिन है और इस वाले में थिक है। अगर ये थिन होगी तो जो इसमें अंदर का स्पेस है ये बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा, बट स्पेस तो बढ़ रहा है, बट ये वाल वीक हो जा रही है। जो ये वाल यहाँ पे दिख रही है ये वीक हो जा रही है। वहीं दूसरे में क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी मीन्स जो इसकी वॉल्स हैं, वेंट्रिकल की वॉल्स है, ये इसका साइज तो बढ़ रहा है बट ये अंदर का स्पेस घट रहा है, ये स्पेस घट रहा है, ये स्पेस कम हो जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये वाल जो होती है थोड़ा स्टिफ हो जाती, कुछ हार्ड हो जाती। तो अगर हार्ड हो जाएगी और प्रॉपर यहाँ का जो ये स्पेस, तो प्रॉपर इसको स्पेस भी नहीं मिल पाएगा, तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाएगी ब्लड की, ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगा। और ये जो वाल है ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी, अगर हार्ड हो जाएगी तब भी अच्छे से हार्ट वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी
किडनी पे इफेक्ट करता है। कार्डियक आउटपुट क्या करेगा, किडनी पे भी अपना एक प्रकार से मेंटेन करने के लिए कार्डियक आउटपुट को अगर डिक्रीज है तो उसको बढ़ाने के लिए किडनी भी कुछ उस किडनी में भी कुछ अंडर चेंजेस होंगे। जैसे किडनी क्या करेगा, किडनी रेनिन को रिलीज करेगा, किडनी रिलीज करेगा रेनिन को, रेनिन रिलीज करेगा। अब ये रेनिन किडनी से निकल करके आ जाता है लंग्स के पास, और लंग्स क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है। लंग्स एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, उसको जो रेनिन रिलीज हुआ था, रेनिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फिर अगेन कन्वर्ट हो जाता है, उसके अगेन वो कन्वर्ट हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ACE2 के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के बाद वो एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, जो हमारा सर्कुलेशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन हो जाएगा, तो साथ में सोडियम भी रिटेन होगा। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमारे जो सर्कुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी इडिमा और पेरीफेरल इडिमा। इडिमा क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड अगर जमा हो जाए बॉडी में तो उस कंडीशन को बोला जाता है इडिमा। बॉडी में अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्ट हो जाए या एक्यूमुलेट हो जाए हमारे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है इडिमा, उस कंडीशन को कहा जाता है इडिमा। तो ये था एक प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें तो कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारा हार्ट है प्रॉपर अमाउंट या सुफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें कंजेशन हो जाता है। तो कंजेशन की वजह से, कंजेशन किसका हो जाता है, कंजेशन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या फिर ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या फ्लूइड कहाँ पे, वेंट्रिकुलर ऑफ हार्ट के वेंट्रिकुलर में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए या कंजेशन हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। जो क्या काज करता है, हार्ट फेल्योर काज करता है। तो हार्ट फेल्योर की अगर हम बात करें तो हार्ट फेल्योर 2 टाइप्स का होता है। हार्ट फेल्योर, अगर यहीं पे अगर हम हार्ट फेल्योर की बात करें तो हार्ट फेल्योर 2 टाइप्स का होता है। एक सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर मीन्स, वो सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक का मतलब होता है, सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डिस्टोलिक का मतलब डायलेशन। तो सिस्टोलिक मीन्स ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में मायोकार्डियम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट वेल, सही से जो मायोकार्डियम है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो मायोकार्डियम वो सही से डायलेट नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए मायोकार्डियम सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या हो पाएगा, मायोकार्डियम अगर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट या इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर मायोकार्डियम सही से डायलेट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर में सही से ब्लड या फिर इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड फिल नहीं होगा, किसमें, वेंट्रिकुलर में अमाउंट जो है इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में
हार्ट के जो चैम्बर है वेंट्रिकुलर चैम्बर उसमें फिल नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, या कह सकते हैं कहाँ पे लंग्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कंजेस्टिव फ्लूइड डेवलप। ये कंजेस्टिव फ्लूइड क्या करेगा, CHF काज करेगा। CHF मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करेगा। तो ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। मीन्स तो क्या होता है CHF मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर या इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को सप्लाई ना कर पाए, तो इससे जो हमारी बॉडी का जो कार्डियक सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं बॉडी में। उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टियल हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ भी बोला जाता है। अब हम इस बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी जैसे कि इसमें लिखा है, इन CHF द हार्ट इज सफिशिएंट to give adequate cardiac output due to reduced force contraction of myocardium fibers. Hence the pressure rise within the ventricle during the phase of iso, यहाँ पे होगा isovolumetric contraction is slow, because क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि जो मायोकार्डियम वाल है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो थिक हो जाती, थीन हो जाती, या फिर उसमें आप कह सकते हैं प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस जैसी नामक डिजीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा हार्ट का मायोकार्डियम वाल है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जिससे कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम सारा डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। तो इसमें नेक्स्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑफ बोथ द वेंट्रिकल हार्ट रेट राइज एंड इन डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वॉल्यूम एलिवेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस। जैसा कि अभी हम लोग पहले ही इसके बारे में बात किए थे पिछली स्लाइड में। क्या होता है इसमें, अगर हाइपरटेंशन या आर्टरीज नैरो हो गई तो उसमें क्या होता है, आफ्टर लोड जनरेट होगा। आफ्टर लोड की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट बहुत जल्दी अगर होने लगा तो जो हार्ट के चैम्बर हैं पूरा फिल नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजेक्ट कर देगा ब्लड को, जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उस कंडीशन को हार्ट फेल्यूर बोला जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी हम लोग एक पाथवे पे देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है। तो ये एक पाथवे है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये डिजीज़ कैसे कॉज होती है। तो इसके लिए देखिए डिफरेंट कॉज दिए हुए हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मीन्स इस्केमिया मीन्स बॉडी के अगर किसी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो उस कंडीशन को बोला जाता है इस्केमिया। तो हार्ट मीन्स हार्ट के कुछ पार्ट में जहाँ पे, या फिर कह सकते हैं मायोकार्डियम, जहाँ पे हार्ट या प्रॉपर एरिया हार्ट का जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई ना हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या इस्केमिक कोरोनरी डिजीज़। और मायोकार्डियासिस मीन्स सेल जो मायोकार्डियम है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, मायोकार्डियासिस इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। और वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ जो हार्ट की वाल्व होती उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये हो सकता है। और रिस्ट्रिक्शन पेरिकार्डियाटिस, इसमें कार्डियाटिस वर्ड जुड़ा, तो पेरिकार्डियाटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियाटिस वर्ड है मीन्स
पेरिकार्डियाटिस मीन इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? एक लेयर होती है हार्ट की, उसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन की कंडीशन, जहाँ पे भी टाइटिस वर्ड आए तो वहाँ समझ लेना कि क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर और राइट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल अगर फेल्योर होंगे तो ये क्या लीड करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा तो इसमें ये चीज़ें होंगी क्या क्या, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियसिस और वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेल हो रहा तो उसमें क्या हो रहा है, कोन पल्मोनले। कोन पल्मोनरी क्या होता है, एबनॉर्मल। कोन पल्मोनरी का मतलब होता है एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट। अगर हार्ट के राइट साइड का जो राइट साइड अगर इनलार्ज हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोन पल्मोनले। देन राइट साइड वाल्वुलर डिजीज, राइट साइड में जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी वो भी क्या कारण बनता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का कारण बनता है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसा, हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें कंट्रैक्शन हो जाए, वाइसो कंट्रिक्शन होता है। वाइसो कंट्रिक्शन क्या काज करता है, हाइपरटेंशन काज करता है, जो कि कारण बनता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का। तो ये सब लीड्स का क्या करते हैं, ये इसी मैकेनिज्म को लीड करते हैं कंपल्सरी। इस मैकेनिज्म के लिए के कारण बनते हैं किस मैकेनिज्म का, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का। अगर ये चीज़ें हैं राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल में तो यह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कारण बनेंगे। तो क्या होगा इनसे, एक्टिवेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन माइंस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन मीन्स, एपिनेफ्रिन क्या होता है, एपिनेफ्रिन एक मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है या न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। अगर सिंपैथिक, दो सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बॉडी की जो क्रियाएं हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो क्या करेगा, ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जो कि क्या काज करेगा, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस। इसे बोला जाता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस। इसमें क्या होता है, बॉडी में कि जो भी मेटाबॉलिज्म या सारी रिएक्शंस हैं, या कह सकते हैं सारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, और बॉडी में स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। सारा जो ऑर्गन्स है, सारा सिस्टम्स है बहुत तेज़ी से काम करने लगता है, बट डाइजेशन स्लो हो जाता है। जो भी फंक्शनल ऑर्गन बहुत तेज़ी से काम करना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पसीना आने लगेगा, और क्या कह सकते हैं आप, एक तो हार्ट रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगा। एक प्रकार से हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और डाइजेशन, जीआईटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिक्रीज कर देता है। कौन, नॉरएपिनेफ्रिन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रेकीकार्डिया। और एक होता है ब्रेडीकार्डिया। ट्रेकी मीन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है ट्रेकीकार्डिया। और अगर हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसे कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। अगर हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ट्रेकीकार्डिया। और अगर हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। किसके
क्लासिफिकेशन है एरिथमिया का। एरिथमिया 2 टाइप का होता है, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट बीट, नॉर्मल से अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलते हैं, और अगर नॉर्मल से हार्ट बीट कम हो जाए नॉर्मल से तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। तो ये क्या काज करता है, स्ट्रेस काज करता है कहाँ पे, मायोकार्डियम, जो वेंट्रिकल की वाल है उस पर स्ट्रेस काज करेगा। वहीं दूसरा क्या करेगा, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे इसके, एक्टिवेट करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन को। रेनिन एंजियोटेंसिन क्या करेगा, रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम और वाटर के रिटेंशन से, सोडियम और वाटर के रिटेंशन से क्या होगा, जो है इडिमा का फॉर्म हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसका बढ़ जाए, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो इडिमा, पल्मोनरी इडिमा करेगा और पेरीफेरल इडिमा काज करेगा। और ये पेरीफेरल इडिमा और पल्मोनरी इडिमा ये क्या काज करेंगे, स्ट्रेस ये भी काज करेंगे। स्ट्रेस किस पे, तनाव काज करेंगे, किस पे, मायोकार्डियम, जो हार्ट की वाल है उस पर, जो हार्ट की वाल है उस पर क्या काज करेंगे, स्ट्रेस काज करेंगे। ये क्या लीड करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसी से होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। वही दूसरी तरफ मायोकार्डियम, ये क्या करेगा, मायोकार्डियम जो है उसकी कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देगा। मायोकार्डियम जो बहुत तेज़ी से कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक वर्क लोड इंक्रीज हो जाएगा, जो हार्ट का फंक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो उससे क्या होगा, जो उसकी जो लंग्स की, सॉरी, हार्ट की सेल हैं उनमें स्ट्रेच हो जाएगा, मायोकार्डियल की जो सेल हैं उनमें स्ट्रेच होगा, और उस स्ट्रेच से क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगा। हाइपरट्रॉफी क्या होगा, हाइपरट्रॉफी मीन्स इनलार्ज हो जाएंगी, क्या, जो मायोकार्डियम है वो इनलार्ज हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी मीन्स जो मायोकार्डियम वो इनलार्ज हो जाएगा या डायलेट हो जाएगा। तो ये है इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी CHF की। अब इसके मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं। इसके क्या साइन और सिम्टम्स, जैसे फटीग मीन्स थकान होना, क्योंकि अगर बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड ही ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सिस्टम है जो हमारे डिफरेंट सेल्स को, आर्गन को, टिश्यूज़ को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वही ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ब्लड एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, डिफरेंट न्यूट्रिशन, आयंस, मिनरल सबको वो कैरी करता है और हमारी सेल्स तक पहुंचाता है, जो उसका एनर्जी के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जो उसका जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज या फैटी एसिड उनका एनर्जी के पर्पज़ से यूज़ करते हैं हमारे सेल्स, उनका एनर्जी के पर्पज़ से यूज़ करते, बस उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, डिफरेंट आर्गन या सेल्स में। जो अगर हमने मान लीजिए खाना खाया, तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कोई भी खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर वो ब्लड में गया। अब वो ब्लड में मिक्स मिलने के बाद उस मेटाबॉलिज्म लीवर में गया, मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड में आया, वो डिफरेंट आर्गन तक वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो वे ब्लड ही है जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमारे डिफरेंट आर्गन या सेल्स तक डिफरेंट न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर ये पहुंच नहीं पाएंगे तो सेल के जो फंक्शंस हैं, सेल की सारी एक्टिविटी, वो उनमें इफेक्ट पड़ेगा, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फटीग होगा इंसान को या पेशेंट को, क्या होगा, थकान महसूस होगी और बॉडी की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। अगर सही से न्यूट्रिशन या कह सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह बॉडी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे बॉडी एनर्जी वगैरह
का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। एडीपी से जैसे एटीपी बना था, तो ये क्यों, ग्लूकोज के थ्रू ही बनाता है। और इसमें क्या होगा, कफ और इडिमा। कफ होगा, खांसी आएगी। इडिमा मीन्स बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इडिमा मीन्स बॉडी में फ्लूइड का और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है डिस्निया। डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ। और उसके बाद इसको डायग्नोसिस की बात करें, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफरेंट प्रकार के ये एक्टिविटी जिन पैथोलॉजी लैब में, इनके थ्रू इसको डायग्नोस कैसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट और ब्लड टेस्ट, इनसे इसको डायग्नोस्ट किया जा सकता है। इनसे इसको डायग्नोस्ट किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें डिफरेंट ड्रग, जैसे एस इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं। ड्रग हैं एस इनहिबिटर, जिनका एग्जांपल जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो फार्माकोलॉजी में हम लोग देखते हैं। एस इनहिबिटर और डायूरेटिक्स जो यूरिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। ऐसे ड्रग जो यूरिन का सिक्रेशन, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, तो उसको एक्सक्रीट निकालने के लिए हमें डायूरेटिक्स ड्रग दी जाती हैं। और ये क्या करते हैं, ये वॉल्यूम, ब्लड के जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है, उसको डिक्रीज कर देते हैं डायूरेटिक्स। जैसे अब एस इनहिबिटर की बात करें, जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब कौन सी एस इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं। कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब एस इनहिबिटर होते हैं। इनका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ CHF। आइनोट्रॉपिक ड्रग डिफरेंट आयन चैनल को ब्लॉक या स्टिमुलेट करते हैं, जो इस ड्रग को ट्रीट कर। और बीटा ब्लॉकर जनरली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन को, एक प्रकार से जो हार्ट है वो सही पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन रिड्यूस होगा। हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, CHF सही हो जाएगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के डिफरेंट ड्रग होते हैं, जैसे अमाइलोडिपिन, निफेडिपिन, बहुत सारे ड्रग हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। जैसे ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसमें वैसोडाइलेटर, ये ड्रग जो हैं जो वेसल्स है उसको डायलेट करने का काम करती है, वैसोडाइलेटर। जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फोस्फिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, हाइड्रलाजीन, आइसोसर्बाइड, मिनॉक्सिडिल। और आइनोट्रॉपिक एजेंट जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिब्यूटामाइन जो है इंजेक्शन जो है अधिकतर उन पेशेंट को लगता है जिनका हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ता है, उनका हार्ट पंप करना कम कर देता है, डायरेक्टली उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है डिब्यूटामाइन का। ये किस चैनल को ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, इस प्रकार से बीटा ब्लॉकर है। और अमीरोनोन और डायूरेटिक्स, फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और मेटालाजोन, ये सारी ड्रग हैं जो ड्रग ट्रीटमेंट किसके, CHF के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। देन बीटा ब्लॉकर जैसे मेटाप्रोलोल, कार्बिडिलोल, बिसोप्रोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, डेल्टियाजेम, विरापामिल, अमाइलोडिपिन और फेलोडिपिन, सारी ड्रग क्या करती हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं सारी ड्रग्स। देन थैंक यू।